नमस्कार, मैं बलवान सिंह। आज का वीडियो कक्षा 8वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 का जो चौथा अध्याय है उसके बारे में है। अध्याय का नाम है आदिवासी डिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि आदिवासी क्या है, आदिवासी किसे कहते हैं। आदिवासी की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जो लोग आदि मानव के समय से उसी जीवन पद्धति को अपनाए हुए, जिन्होंने अपनी जीवन पद्धति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया या करना नहीं चाहते हैं और आज भी वो जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं, उनको हम कहते हैं आदिवासी। डिक्कू का मतलब है बाहरी लोग, जो लोग बाहर से आए, अर्थात जो लोग जो है आदिवासियों के पास बाहर से जंगलों में गए हैं अपने फायदे के लिए। और एक स्वर्ण युग की कल्पना। स्वर्ण युग बोले तो यानी सतयुग, यानी ऐसा युग जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं और जो है बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए अपना पेट पालते हैं और कोई किसी के साथ बैर भाव नहीं होता और बड़ा समृद्ध जो है युग होता है, उसको स्वर्ण युग कह सकते हैं। तो स्वर्ण युग की कल्पना का मतलब है किसी चीज़ के बारे में जो है हम कल्पना करें जो नहीं है अब, और उसके होने की बात सोचें तो वो कल्पना होगी। चलिए शुरू करते हैं। 1895 में बिरसा नामक एक व्यक्ति था जिसको झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। बिरसा, इसके बारे में हम आगे बताएंगे इसी पाठ में, लास्ट में इसकी पूरी कहानी जो है बिरसा की। लोग कहते थे कि उनके पास यानी बिरसा के पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं। वो जो है सभी बीमारियां दूर कर सकता था। अनाज की एक छोटी सी जो ढेरी है उसको कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान किया कि उसे भगवान ने भेजा है लोगों की रक्षा के लिए और डिक्कुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए। कुछ समय में ही हजारों लोग जो है बिरसा के अनुयायी बन गए। वे उसे भगवान मानते थे और उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि वह उनकी सारी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म जो है वो एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जो है जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में है। बिरसा के इस आंदोलन में बहुत सारे समर्थक थे जो दूसरी जनजातियों के थे, संथाल और उराव, यानी संथाल और उराव भी जो है वो बिरसा के समर्थन में थे। इस प्रकार की और भी आदिवासी थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव, जो भी बदलाव आ रहे थे, क्योंकि आदिवासी जो है किसी प्रकार के अपने रीति रिवाजों में और जीवन पद्धति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे, तो वे सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेजी शासन के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही थी उनसे बहुत बेचैन थे। उनकी जो चिरपरिचित जीवन पद्धति का मतलब है जिस जीवन को जीने का ढंग वे शुरू से जो है अपना रहे थे, जो जीवन जीने का जो ढंग है उसको हम कहते हैं जीवन पद्धति। परिचित यानी जिसको वो जानते थे या शुरू से जिसको जीवित ढंग को अपनाते हुए आ रहे थे,
अब वो पद्धति उनको खत्म होती हुई नजर आ रही थी। उनकी जो आजीविका है वो भी खतरे में थी। आजीविका को बोले तो आजीविका का मतलब है कि अपने आप को जीवित रखने के लिए जिन चीज़ों पर हम निर्भर रहते हैं, जो चीज़ें जो है हमें चाहिए, वो आजीविका होती है। अर्थात अपना पेट भरने के लिए जो कमाई करने के जरिए होते हैं। तो आजीविका भी उनकी खतरे में थी और धर्म भी जो है छिन्न भिन्न हो रहा था। यानी उनके धर्म के अंदर भी जो भी वो धर्म मानते थे, जिस प्रकार की भी रीति रिवाज रस्में थी, उसमें दखलंदाजी हो रही थी। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? दिक्कू किन्हें कहा गया था? बाहरी लोग कौन थे? उन्हें इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस पाठ में हम इन्हीं सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ऐसे ही कुछ सवाल पर विचार करेंगे। आदिवासी जो लोग हैं, उनके जो रीति रिवाज और जो रस्में हैं, वे ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित की गई रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग है। उनकी रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से नहीं मिलती। आदिवासियों के समाज में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित समाजों में, जैसे कि जातिगत समाज है, उनमें दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे थे, यानी एक कुनबा होता था। एक कबीला जो है अपने आप को एक कुनबा मानता था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक फर्क नहीं था। आर्थिक का मतलब है धन दौलत से संबंधित, यानी उनमें भी कुछ लोग जो है अमीर हो जाते थे, ताकतवर हो जाते थे। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? अब यहाँ पर जो है ये बताया जाएगा कि किस अंग्रेजी शासन से पहले किस प्रकार का जीवन जो है ये जनजातीय समूह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। नंबर 1, कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती मतलब कि एक स्थान पर नहीं बल्कि स्थान बदल बदल कर, इनको घुमंतू खेती भी कह सकते हैं। घुमंतू खेती का नाम भी हम इसे दे सकते हैं। ये जो है जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर जो है खेती करते थे और इन भूखंडों पर जो है ये पेड़ों को ऊपर से काटते थे ताकि धूप जो है वो ज़मीन पर पड़ सके, और ज़मीन पर जो घास फूस उगा हुआ था उसको जला देते थे। जलाने के बाद जो राख होती थी उस राख को वो ज़मीन पर छिड़कते थे ताकि राख में जो मौजूद पोटास है उससे ज़मीन उपजाऊ हो जाए। वे पेड़ों को कुल्हाड़ों से काटते थे और ज़मीन को जो है कुदाली से, जो है ज़मीन की ऊपरी सतह को वो क्या करते थे, कुदाली से खुरचते थे और खेत को जो है जोतने और बीज बोने के लिए वो बीज को रोपने का काम नहीं करते थे, यानी उसको बीज को रोपते नहीं थे बल्कि बीजों को छिड़कते थे, बिखेर देते थे, छितराते थे। और एक बार जब फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे और जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी उस भूखंड को वे जो है खाली छोड़ देते थे। कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती का मतलब है कि भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति दोबारा आ सके। घुमंतू किसान मुख्यतः जो है पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय तथा जंगली पट्टियों में रहते थे।
इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक आवाजाही का मतलब जिनको कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो। जब जी करे, जब मन करे, वो जंगलों में जा सकते थे, आ सकते थे। फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर, यानी उनको फसल उगाने के लिए ज़मीन पर और फसल जंगलों के इस्तेमाल पर कोई रोक टोक नहीं थी। कोई भी उनको जो है किसी प्रकार से इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता था। वे केवल इसी तरह की जो घुमंती खेती है उसको कर सकते थे। इसके सिवाय नंबर 2 थे कुछ जो समुदाय थे, आदिवासी समुदाय थे, वे थे शिकारी और संग्राहक। शिकारी और संग्राहक जो है, ये जो आदिवासी समूह थे, ये पशुओं का शिकार करते थे और वन में जो उत्पादन होते हैं, जैसे कि वन के उत्पादन है, जैसे गोंद है, जड़ी बूटियां हैं, इमारती लकड़ियां हैं, शहद है, और भी बहुत सारे उत्पाद हैं, उनको इकट्ठा करते थे और उन्हीं से अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। जंगल ही उनकी ज़िंदगी थी। ऐसा ही एक समुदाय था खोंड, जो उड़ीसा के जंगलों में रहता था। इस समुदाय के जो लोग हैं, ये जो है टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। टोलियां यानी समूह बनाकर, और जो भी हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से जो भी मिलता था, फल या जड़, उसको खाते थे और खाना पकाने के लिए जो तेल का इस्तेमाल करते थे, वो तेल वो साल और महुआ, साल एक पेड़ का नाम है और महुआ भी एक पेड़ का नाम है, उनके बीजों से वो तेल निकालते थे जिससे खाना बनाते थे। वे बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है इकट्ठी करते थे जिनसे वे इलाज करते थे, और जंगलों से जो भी इकट्ठा करते थे चीज़ों को, उनको जो है स्थानीय जो बाजार थे आसपास के, उनमें वो बेचते थे। और स्थानीय जो बुनकर होते थे या चमड़ा रंगने वाले कारीगर थे, तो कपड़े या चमड़े को रंगने के लिए जो कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, वो इस गोंड समुदाय के लोगों से ही मंगवाते थे। अब इन जो समुदायों को खाने के लिए अनाज या चावल जो है उसकी भी ज़रूरत पड़ती थी, और जो अनाज और चावल है वो कई बार तो ये चीज़ों को अदला बदली, यानी वो कुछ जंगल के उत्पादों के बदले में अनाज ले लेते थे, या कुछ कीमती वन उत्पाद के बदले में इन चीज़ों को लेते थे, ज़रूरत की चीज़ों को। और कई बार जो है उन्हें जो अपनी चीज़ों को बेचकर पैसे मिलते थे, उस पैसे से भी उनको खरीदना पड़ता था। और कुछ लोग जो है वे अपने मतलब पेट भरने के लिए जो है आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई जैसे बोझा ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में काम करता था, और खेत में मजदूरी भी करते थे कई आदिवासी। और जब वनों में जो उत्पादन है कम पड़ जाते थे, तो आदिवासी इधर उधर जो है मजदूरी के लिए भी भटकते रहते थे। लेकिन इनमें कुछ ऐसे समुदाय भी थे जो औरों के लिए काम करना पसंद नहीं करते थे, मजदूरी करना पसंद नहीं करते थे। ऐसा एक समुदाय था मध्य भारत का बैगा। मध्य भारत का बैगा। बैगा जो है अपने आप को जंगल की संतान मानते थे, और जो है वे केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते थे, ऐसा मानते थे। मजदूरी करना जो है बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, यानी बैगा जो है मजदूरी करना एक अपमान की बात समझते थे। अब जो चीज़ें आसपास में पैदा नहीं होती थी, उनको प्राप्त करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, अर्थात उनको प्राप्त करने के लिए उन चीज़ों को खरीदना पड़ता था। और इसकी वजह से वे कभी कभी जो है व्यापारी और महाजनों पर जो है आश्रित हो जाते थे। महाजन यानी ऐसे लोग जो ब्याज पर पैसा देते हैं।
व्यापारी चीज़ों को बेचने के लिए आते थे और बहुत ज़्यादा कीमत पर चीज़ों को बेचते थे। और जो सूदखोर महाजन थे, सूदखोर यानी ब्याज के लिए जो रकम देते हैं, ब्याज प्राप्त करने के लिए, वे आदिवासियों को कर्जा देते थे। उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। वाणिज्य का मतलब है जहाँ पर वस्तुओं को लाभ प्राप्ति के लिए खरीदा बेचा जाता है, उसको वाणिज्य कहते हैं। ऐसी मतलब जो क्रिया जिसमें वस्तुओं को लाभ प्राप्ति के लिए खरीदा बेचा जाता है। तो लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को जो है बाहरी शैतान कहने लग गए। अर्थात क्योंकि ये बाहर से आते थे, जंगलों में नहीं रहते थे, ये शहरों से आते थे, तो अब इनको ये बाहरी शैतान, शैतान का मतलब जो है बहुत ही घटिया किस्म का आदमी। शैतान एक भगवान का उल्टा क्या होता है? शैतान। जो जिसको लोगों को सताने में, लोगों का शोषण करने में आनंद आता हो, उसको शैतान कहते हैं। पीड़ा देने में जिसको आनंद आता है। तो वे जो है महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी जो मुसीबतें हैं उनकी जड़ मानने लगे। नंबर 3 जो है वो है ऐसे समुदाय जो जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जो ऐसे थे जो पशुओं को, जानवरों को पालकर अपना जीवन चला रहे थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से, जैसा भी मौसम है उस हिसाब से मवेशियों यानी पशुओं और भेड़ों के रेवड़ लेके यहाँ से वहाँ आते जाते रहते थे। और जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। ऐसे ही जो समुदाय थे, जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ये जो है गायें भैंस के झुंड पालते थे। कौन? पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। कुल्लू के जो एक समूह है, समुदाय है जिसका नाम है गद्दी, तो ये गद्दी समुदाय के लोग, और कश्मीर में है बकरवाल, ये लोग जो है बकरियां पालते थे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जो घुमंतू आदिवासी और शिकारी जो है, उनकी ज़िंदगी जो है वो अलग अलग ढंग से चलती थी, एक खास क्रम में, और पुरुषों में और औरतों के बीच काम के बंटवारे के हिसाब से जो है चलती थी। यहाँ पर जो है एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। तो उसका कुछ जो है यहाँ पर उन्होंने जो है लिखा है, उसके द्वारा लिखे हुए उसके कुछ अंश हैं। तो यहाँ पर जैसे चैत के महीने से शुरू करता है कि चैत के महीने में जो है औरतें जो है वे ठूंठों को, जो बचे खुचे ठूंठ उनको काट कर लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी। वे जो है सागो, इमली, मशरूम, जड़, कंद, महुआ के बीज आदि जो है वो इकट्ठा करती थी। ये चैत का महीना, देसी महीने होते हैं, देसी महीनों में चैत का महीना अब मार्च और अप्रैल का महीना होता है। चैत का पहला महीना होता है देसी हिसाब से। पुरुष जो है वो शिकार करते थे, और शिकार करने के लिए वे बाँस के फंदों का प्रयोग करते थे। पूरे चांद के समय से पूर्व की ओर, जो पूर्व से ही वो शिकार करना शुरू करते थे। बैगाओं को जो है, बैगा समुदाय जो है उनको सबसे अच्छा शिकारी माना गया। बैसाख के महीने में जो है ये जो जंगलों को जो है जलाते थे, और औरतें जो है अधजली लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी, और आदमी जो है वो गांव के आसपास ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, शिकार करते थे। बैसाख का महीना होता है अप्रैल मई का। जेठ के महीने में यानी मई जून में बुआई शुरू हो जाती थी, और शिकार भी चलता रहता था।
आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ बोले तो जून जुलाई, आषाढ़ के महीने से लेकर आषाढ़ सावन भादवा यानी भादो तक 3 महीने जो है आदमी खेती के कामों में व्यस्त रहते थे। और कवार में जो है फसलों पर फलियां आती थी। कवार का मतलब आश्विन, जिसको हम आसोज बोलते हैं। और जो उसके बाद कार्तिक में पक जाती थी, जो कार्तिक का महीना होता है उसमें पक जाती थी, जो कि अक्टूबर नवंबर में आता है। और अगहन बोले तो मार्गशीर्ष यानी मंगसर, जो कि नवंबर दिसंबर में है, फसल तैयार हो जाती थी अगहन में, यानी मंगसर या मार्गशीर्ष के अंदर फसल तैयार हो जाती थी। और पूष यानी पूष यानी पोष ये 10वां महीना होता है साल का, देसी महीना। पोष में जो है फसल को काट लिया जाता था, निकाल लिया जाता था। और इसी महीने में जो है अब लोगों को पूरी फुर्सत मिल जाती थी, नाच गाने होते थे, और इसी महीने में ही शादियां होती थी। उसके बाद जो है माघ का जो महीना आता था, जो जनवरी और फरवरी में है, अब पुरुष जो है वो नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। नए बेवड़ का मतलब यहाँ पर है कि जो झूम कृषि होती है, घुमंतु कृषि होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर करते रहते हैं। तो अब नए बेवड़ की तलाश में चले जाते हैं अगले बेवड़ में। तथा शिकार जो है वो चलता रहता है और दूसरी चीज़ों का संग्रह भी जारी रहता है। और इसके बाद अंतिम महीना आता है फागुन का। फागुन जो फरवरी और मार्च में आता है। ये चक्कर जो है 1 साल का होता है, पहले साल का। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है, क्योंकि कुछ ही फसलों की बुआई और कटाई होती थी, भोजन काफ़ी होता था। पुरुष जो है बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की जरूरत पड़ती थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने जिक्र किया है। चौथे प्रकार के जो समुदाय होते थे वे एक जगह टिक कर खेती करने वाले। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे जो है उनको ज़मीन पर अधिकार भी मिलने लग गए। बहुत सारे समुदायों में, छोटा नागपुर में मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी के लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि खेती को बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश जो अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारियों को जो है गोंड और संथाल जैसे जो समुदाय थे जो एक जगह रहकर खेती करते थे, वे ज़्यादा सभ्य लगते थे। इनकी बजाय उन आदिवासी समूह जो शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करते थे, उन आदिवासी समुदायों की बजाय उनको गोंड और संथाल जो है, क्योंकि वो एक जगह खेती करते थे टिककर, वे ज़्यादा सभ्य लगते थे। जो लोग जंगलों में रहते थे उनको अंग्रेज जो है जंगली और बर्बर जो है मानते थे। जंगली और बर्बर यानी असभ्य, खतरनाक। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है, यानी उन्हें एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, ऐसा अंग्रेजों को औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ी? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया था। तो सबसे पहले नंबर 1,
आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, अर्थात आदिवासी मुखियाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जो मुखिया थे उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती थी, आर्थिक ताकत होती थी। वे अपने इलाके पर जो कंट्रोल रखते थे और कई जगह तो वे अपनी पुलिस भी बनाते थे। और वे ज़मीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश सत्ता जैसे आई, ब्रिटिश शासन आया, तो अब मुखियाओं के कामकाज और अधिकारों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए। अब उनके कामकाज करने के तरीके बदल दिए गए, अधिकार भी उनके समाप्त कर दिए गए। हालांकि उनको बहुत सारे गांवों की ज़मीन का मालिकाना हक तो मिल गया, लेकिन उनकी सारी जो शासकीय शक्तियां थी जो ऊपर बताई है, वे सारी अब अंग्रेज़ों ने छीन ली। उन्हें अब ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो नियम बनाए जाते थे उनको मानना पड़ता था। और उनको अंग्रेज़ों को जो है वे नजराना भी देते थे, गिफ्ट यानी उपहार भी देते थे, ये भी देना पड़ता था। क्योंकि अब वे जो है अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि के रूप में ही रह सकते थे, उसी हैसियत से जो अंग्रेज़ों चाहते थे उनके प्रतिनिधि के रूप में। तो इसलिए उन्हें अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था, अर्थात समूह को जो है शांत करके रखना होता था, वे अंग्रेज़ों के खिलाफ ना हो। और पहले उनके पास जो ताकत थी वो अब नहीं रही, और इसलिए वो परंपरागत कामों को भी करने के लिए लाचार हो गई। दूसरा, जो घुमंतू काश्तकार थे उनका क्या हुआ, यानी घूम घूम कर जो खेती करते थे, जो एक जगह नहीं रहते थे। तो इस बात की अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी कि जो लोग घूम घूम कर इधर उधर भटकते हुए खेती करते थे, क्योंकि उन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो वे चाहते थे कि ऐसे आदिवासी समूह जो घूम घूम कर खेती करते हैं वे स्थायी रूप से रहें और एक जगह टिक कर खेती करें, ताकि अंग्रेज़ जो है उनको अच्छी तरह से नियंत्रित कर सके। ऐसे किसानों को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा जो एक स्थान पर रहते हैं। अंग्रेज़ जो है अपने शासन के लिए आमदनी का भी एक नियमित चलने वाला स्रोत चाहते थे, एक ऐसी आमदनी जो नियमित रूप से उनको मिलती रहे, और उसके लिए उन्होंने ज़मीन के जो है कुछ नियम भी तैयार कर लिए थे। उन्होंने ज़मीन मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना हिस्सा ज़मीन का मिलेगा, और वो ये भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना है। कुछ किसानों को जो है भूमि का स्वामी बना दिया, और दूसरे जो थे उनको पट्टेदार बना दिया, यानी भूस्वामी, भूमि का स्वामी, पट्टेदार जो कि पट्टे पर भूमि लेता है, यानी जिसके लिए उसको जो है देना पड़ता है। जैसे ठेके पर लेते हैं ज़मीन, तो पट्टे पर ज़मीन लेना, उसके ज़मीन के लिए उनको उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, वो पट्टे पर ली होती है, जिसके लिए उन्हें कुछ जो है खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश जो है नाकाम रही, वो बसा नहीं सके, क्योंकि जहाँ पानी कम था, मिट्टी सूखी थी, वहाँ जो है खेती करना बड़ा मुश्किल था। हलों की मदद से खेती करने वाले जो झूम काश्तकार थे उनको काफ़ी नुकसान होता था, फसल अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण जो है जो समुदाय के लोग थे जो वो परेशान थे, और पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार जो है इस चीज़ का विरोध करने लग गए, और वे ये कहने लगे कि हमें हमारे परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। और बहुत ज़्यादा विरोध जब हो गया तो अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, और उनको जो है ऐसे कबीलों को जो विरोध करने वाले थे, झूम खेती करने वाले, उनको जंगलों के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट दे दी। वन कानून और उनके प्रभाव। आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से ही जुड़ा रहता है, और जंगलों पर ही उनकी आजीविका चलती है। तो जैसे ही अंग्रेज़ों ने
वन कानून बनाए तो वन कानून में जो बदलाव आए तो उनसे आदिवासियों के जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत असर पड़ा। अंग्रेजों ने पूरे जंगल पर अपना नियंत्रण, जितने भी जंगल थे सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया, और जंगलों को जो है राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। यानी अब वो आदिवासियों की संपत्ति नहीं बल्कि राज्य की संपत्ति है। कुछ जंगलों को तो जो है वो रिजर्व कर दिया, आरक्षित घोषित कर दिया। वो ऐसे जंगल थे जहाँ पर अंग्रेजों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इमारती लकड़ी मिलती थी। इन जंगलों में लोगों को जो है अब स्वतंत्र रूप से घूमने की मनाही कर दी गई, झूम खेती करने की मनाही कर दी गई, फल इकट्ठा करने की भी मनाही कर दी गई, पशुओं का शिकार करने की भी उनको मनाही कर दी गई। तो ऐसे में झूम काश्तकार जो है वो कैसे जिंदा रह सकते हैं? उनका तो सारा काम जंगलों से ही चलता था। तो इसलिए उनमें से बहुत से लोग जो थे वो काम और रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। जैसे ही अंग्रेज़ों को ये जो है पता चला कि आदिवासियों के ऊपर लगने वाली पाबंदी से जो है उनको एक समस्या पैदा होगी, और वो समस्या क्या थी कि रेलवे के स्लीपर बनाए जाते थे। रेलवे के स्लीपर या लकड़ी के जो है स्लीपर होते थे, मोटे मोटे क्षितिज रूप से जो तख्ते होते थे वो रेल की पटरियों के नीचे बिछाए जाते थे, उनको स्लीपर्स बोलते हैं। तो रेलवे स्लीपर्स के लिए जो है पेड़ काटने पड़ते थे, और उन लकड़ियों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता था, और ये काम करना बड़ा कठिन था। ये समस्या अब अंग्रेज़ों के सामने आ गई। अब अंग्रेजी अधिकारियों ने इसका भी एक हल निकाल लिया। उन्होंने झूम काश्तकारों को जंगल में रहने के लिए छूट इस शर्त पर दे दी कि वे यदि वन विभाग के लिए मजदूरी करें और जंगलों की देखभाल करें तो उनको जंगल में छोटे टुकड़े खेती करने के लिए दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से सस्ते मजदूर प्राप्त करने की उनकी जो नीति थी वो काम कर गई, और इस प्रकार से वनों के अंदर अंग्रेज़ों ने जो है गांव बसाए। बहुत सारे आदिवासी समूह ने जो औपनिवेशिक वन कानून जो बनाए थे उनका विरोध भी किया, नए कानूनों का पालन करने से इनकार कर दिया बहुत से समुदाय ने, और उन्हीं तौर तरीक़ों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने इसके लिए खुलेआम बगावत भी कर दी, जैसे 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में विद्रोह किया, और 1930 में जो है के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान जो जनजातीय समूह थे उन्हें ऐसा लगा कि व्यापारी और जो है महाजन जंगलों में बहुत जल्दी जल्दी आने लगे, ऐसा जो है उन्होंने पाया। वे जो है वनों में जो उपज होती थी उनको खरीदने के लिए नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आते थे। और इन सारे बदलावों से क्या जो बदलाव थे इनसे क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को बहुत सारा समय लगा। बाद में इनको ये बात समझ में आई कि ये लोग क्यों आते हैं बार बार। रेशम जो था वो भारतीय रेशम एक उम्दा किस्म का रेशम था, और 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में यानी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मांग थी। भारतीय रेशम जो है अपनी अच्छी गुणवत्ता के कारण सबको आकर्षित करता था। भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। निर्यात का मतलब होता है हम जब चीज़ें दूसरी जगह बेचते हैं उसको निर्यात कहते हैं, और दूसरी जगह से मंगाते हैं दूसरे देश से उसको आयात कहते हैं। तो जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। झारखंड में जो हजारीबाग जगह है उसके आसपास जो संथाल जो आदिवासी समुदाय था वे रेशम के कीड़े पालते थे,
रेशम के व्यापारी जो थे, जो बाहरी लोग थे, शहरों में रहने वाले जो व्यापारी थे, वे जो है अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे और इस कर्ज की आड़ में वे जो है कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। कृमि कोष का मतलब है जो कीड़े पालते थे तो वो एक कोकून बनाते हैं जिसमें से रेशम निकलता, उसको कृमि कोष कहते हैं। तो 1000 कृमि कोष के लिए वो 3 या 4 रुपए देते थे और उसको जो है वे वर्धमान या गया में बेचते थे जहाँ पर उसकी कीमत 5 गुना लेते थे। अब निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिए, यानी निर्यातक कौन, जो निर्यातक थे और जो रेशम का उत्पादन करने वाले थे, उनके बीच में जो है ये व्यापारी लोग थे, ये बिचौलिए होते थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। और जो रेशम का उत्पादन करने वाले थे, जैसे कि यहाँ पर ऊपर बताया आपको संथाल जो थे, उनको तो अपने उत्पादन का बहुत ही कम फायदा मिलता था। तो इस प्रकार से जो है आदिवासी समुदाय जो है वो बाजार को और व्यापारियों का अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गए। जब उनको मालूम हुआ कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हमारा शोषण हो रहा है इसमें भी, तो वो अपने आप जो है आदिवासियों उसको बाहरी लोगों को यानी व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गए। काम की तलाश में घर से जो दूर चले गए थे आदिवासी, उनकी तो हालत और भी खराब हो गई। 19वीं सदी के आखिर से ही जो है चाय के बागान फैलने लग गए। खनन उद्योग भी जो है एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। खनन यानी खान, ज़मीन के नीचे से खोद कर जब कोई जो है खनिज निकाला जाता है उसको खनन कहते हैं। असम के अंदर चाय के बागान और झारखंड के अंदर कोयला खदान जो है ये बहुत ज़्यादा फैल गए और इनमें काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या जो है वो भर्ती की गई और ये भर्ती जो है ठेकेदारों के माध्यम से की गई। ठेकेदार जो है उन्हें बहुत कम वेतन देते थे और उनको वापस जाने भी नहीं देते थे घर, अर्थात वो बंधुआ बना लिए। तो इस प्रकार से उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। अब नज़दीक से देखने पर जो है हमें पता चलता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के भिन्न भिन्न भागों में जनजातीय जो समूह थे, उन समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए टैक्स जो थे कर थे और व्यापारी और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषणों के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 के अंदर जो कोल आदिवासियों ने बगावत की, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में जो है 1910 के अंदर बस्तर विद्रोह हुआ। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ और बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। अब हम करते हैं बात बिरसा मुंडा के बारे में, जो शुरू के अंदर हमने जिक्र किया था। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में के मध्य में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में के मध्य में एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही भेड़ बकरियां चराने का काम किया, बांसुरी बजाने का और अखाड़ों में नाच गाने का काम करते हुए बचपन बीता। उसका बचपन जो है बहोंडा के आसपास के जंगलों में ही बीता जहाँ पर उसकी परवरिश हुई। बचपन से ही मुंडा जो है विद्रोह की कहानियाँ सुनता रहता था। उसको जो है मुखियाओं द्वारा विद्रोह का जो आह्वान किया जाता था वो भी उसने देखा था। और जो ये समुदाय के लोग जो है वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, वो बताते थे ऐसा, और अपनी ज़मीन की लड़ाई को जारी रखना चाहते थे। और वे कहते थे कि अपनी ज़मीन की लड़ाई अर्थात मुल्क की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक उनको उनका साम्राज्य वापस नहीं मिल जाता। बाद में जो है बिरसा ने जो है वो एक स्थानीय मिशनरी स्कूल में वो जाने लगा। वहाँ पर भी मिशनरियों द्वारा उपदेश सुनने को उसको मिले और उसने वहाँ पर सुना कि मुंडा समुदाय
स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं तो, और अपनी खराब आदतें छोड़ दें। बाद में जो है बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। वैष्णव का मतलब जो विष्णु को पूजता हो। उन्होंने जनेऊ भी धारण किया। जनेऊ यानी जो हिंदू धर्म के अंदर जनेऊ पहनते हैं उसको कहते हैं, जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। किशोर अवस्था में ही, उस समय से ही बिरसा जो है वो बहुत सारे विचारों के संपर्क में आया और उसके अंदर उन विचारों ने एक बहुत बड़ा गहरा जो है प्रभाव डाला जिससे वो प्रभावित था। बिरसा का जो आंदोलन था वो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उसने जो है मुंडाओं को, जो मुंडाओं यानी मुंडा जनजाति के जो लोग हैं, उनको आह्वान किया कि वे जो है शराब पीना छोड़ दे और गाँव को साफ रखें, डायन या जादू टोने जैसे अंधविश्वासों में विश्वास न करें। और जो है वो बिरसा जो है खुद मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का घोर विरोधी था, उनका लगातार विरोध करता था और वह मानता था कि मिशनरी और हिंदू जमींदार जो है ये बाहर से आए हुए लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों को ये कहा कि वे अपने पुराने मान सम्मान वाले जो जीवन है उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का संकल्प ले और अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग यानी सतयुग की जो है वो चर्चा करते थे जो मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, मारकाट नहीं करते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहे और खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा का ये आंदोलन जो है बहुत ही परेशान कर रहा था। ये आंदोलन जो है मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालने का आंदोलन था और मुंडा राज स्थापित करने का आंदोलन था। तो ऐसे में जो है अंग्रेज जो है यह आंदोलन जो है जो बिरसा जो है यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। किनको? महाजनों को, मिशनरियों को, अंग्रेज़ों को, हिंदू भूस्वामियों को जो है वो अपनी सारी समस्याओं और कष्टों का जो है स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की जो भूनीतियाँ, जो भूमि के लिए उन्होंने जो कानून बनाए थे, उनकी परंपरागत भू व्यवस्था को भी नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी जो है और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की कैद कर दी। 1897 में फिर से बिरसा ने आंदोलन को शुरू किया। लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों और जो है भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने जो है साम्राज्य की स्थापना करने के लिए जो है रावणों को तबाह करने का आह्वान किया। रावण किसको कहा उन्होंने? रावण कहा उनको जो दिक्कू थे और यूरोपीय थे, यानी बाहरी लोगों और यूरोपियों को रावण का नाम दिया, यानी रावणों को तबाह करने का आह्वान किया। और बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, थानों और चर्चों पर हमले करने लगे, महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर दावा बोलने लगे। सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की जो है एक बीमारी से मृत्यु हो गई, यानी हैजे से मृत्यु हो गई और ये आंदोलन फिर जो है सुस्त हो गया, ठंडा पड़ने लगा। फिर भी इस आंदोलन के जो है बहुत काफ़ी महत्व रहा और 2 मायनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया
जिनके जरिए दिक्कू लोग यानी बाहरी लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा जो है वो था कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से की अभिव्यक्ति करने में आदिवासी सक्षम हैं। और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया।